हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं, चैप्टर वाइज यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग कोशिका से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इसके पहले हम यूथ पब्लिकेशन के 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं साइंस सब्जेक्ट के ही। तो जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगभग इसमें 6000 से भी ज़्यादा प्रश्न है और हम लोग चैप्टर वाइज पूरी बुक को यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ के थ्रू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कोशिका। चैप्टर जो है कोशिका है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में होते हैं एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इस वजह से पॉली न्यूक्लियोटाइड हो गया। और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं। इसी हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ लेंगे और एक शॉर्ट नोट आप जरूर बनाएं चैप्टर वाइज, जो आप एग्जाम देते टाइम उसका रिवीजन कर लें। अगला हमारा प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या केंद्रिका। तो बी ऑप्शन में आपको बताना है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो राइबोसोम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था। तो कौन दिया था कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? हरा शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसमें जो जीवाणु होता है उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जीवाणु बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा डीएनए केंद्रिका के केंद्रीय भाग में होता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका या डेंड्राइट्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाएगी तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, केवल डीएनए या डीएनए और आरएनए। तो जो आपके राइबोसोम्स बने होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आपका सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होगा। कोशिका का ऊर्जा घर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग की बात की जाएगी तो राइबोसोम होता है। अगला है कोशिका शब्द किसने दिया है? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फ्लेमिंग। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ से आप जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट उसे आपको लिखना चाहिए अपनी नोटबुक में, तो आप उसे जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है राइबोसोम आत्महत्या की थैली क्योंकि उसमें है जल अपघटन एंजाइम, परजीवी क्रियाएं, भोज्य रिक्तिका या अपचयी एंजाइम्स। तो इसमें आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली है, उसमें ऐसा क्या है जिस वजह से हम लोग राइबोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, इस वजह से इसको हम लोग लाइसोसोम को बोलते हैं कि यह एक आत्महत्या की थैली है। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ए पे आप टिक कर देंगे। तो बीपीएससी के लिए अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको एक ई ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन भी मिलेगा, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। कोशिका का पावर हाउस कौन है? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस। तो इसमें आपको जो करेक्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले भी मैंने बताया है कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस हम किससे बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचार्ड एल्टमैन ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम बी बेंड्रा ने रखा। यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यीस्ट है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो यीस्ट जो है वो एक यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा है, तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो वहां पे आप एक कोशिकीय पे टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है
सभी कवक सदैव होते हैं स्वपोषी, विविधपोषी, परजीवी या मृतोपजीवी। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, कवक फंजाई की जब भी बात करेगा तो वहाँ पे आप मृतोपजीवी पे टिक करेंगे। सभी कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः है मंड, प्रोटीन, लिपिड या ग्लाइकोजन या तेल। तो इसमें जो कवक जो भोजन अपना एकत्रित करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से इसमें संरचना होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो यूरेसिल होता है वही आपका यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यूरेसिल। आरएनए में जो डीएनए के उपस्थित थाइमिन की जगह पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होगा और आरएनए में होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाता है। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा जीव है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या माइकोप्लाज्मा। इसके लिए पहले आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, पृथ्वी पर सबसे पहले जीव जो है वो आर्की बैक्टीरिया है। ईस्ट कवक है, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 इत्यादि पाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली ए ऑप्शन है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है 2000 गुना, 20,000 गुना, 2 लाख गुना, 20 लाख गुना। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁴ और 10⁻⁻7 मीटर और 10⁻⁻7 और 10⁻⁻10। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोन होगा, 10⁻⁻10 माइक्रोन होता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के लिए। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो आपके प्रोटीन है, ठीक। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो स्लीडन व सॉन ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में जंत कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है जो जंत और पादप कोशिका को अलग बताता है। सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ये आपका गलत विकल्प है। अगला है, पादप कोशिका में केवल स्मूथ ईआर होते हैं, नहीं। और पादप कोशिका की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है और पादप कोशिका विशिष्ट नहीं होती है, तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशाभित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सबसे प्रमुख जो भिन्नता होती है यही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे का देखते हैं, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा और वसा संचय नहीं होगा या प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, तो राइबोसोम को अगर नष्ट कर दिया जाए तो हमारी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। और ये पादप और कोशिका दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में होंगे। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य या केंद्रक और राइबोसोम में। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो केंद्रक और कोशिका में होते हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो आरएनए का मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन में सहायता करना है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक है विटामिन, न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स या वसा। इसमें आपको जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए का मूल मात्रक जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। अगला है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में पाया जाता है या जाना जाता है, या खाद्य पदार्थ का अपघटन करता है, ठीक है। यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, झाड़ू इत्यादि पर होता है। जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है।
और ये भी पूछा जा सकता है गोल्ड डीएनए किसमें होगा, तो हम लोग जीवाणु पे टिक करेंगे। कुछ जीवाणु की सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं जिसे पीली कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज के छीलने या काटने पर आंखों से प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, कोशिकाओं में एमिनो एसिड की उपस्थिति, मैग्नीशियम की उपस्थिति या अमोनिया गैस की उपस्थिति। तो प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक जो है वो उसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू आने का कारण है। और कौन सा प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ होता है, तो कौन सा है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ होता है जिसके कारण से विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, क्रोमोसोम में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो कोशिका में ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इसी को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहेंगे। जहाँ पे हमारे ग्लूकोज का संश्लेषण होगा वही उसी को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा या न्यूक्लियस द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, कोशिका गतिविधियां जो नियंत्रित की जाती हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। डी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, कोशाभित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका या प्लाज्मा झिल्ली। तो ये तीनों चीजें जो होती है वो कॉमन है, तीनों उसमें पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वनस्पति तथा प्राणी कोशिका का प्रमुख अंतर है वो है आपका कोशाभित्ति जो होती है वो वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अगला है, जो कोशाभित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाएगी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाएगी, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसको जितने भी आपको यहाँ पे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है कोशिका में सिक्रीशन, एक्सक्रीशन या एस्मोरेगुलेशन या रेस्पिरेशन। तो इसमें आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होगा वो मुख्य कार्य है, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य रेस्पिरेशन या श्वसन है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवों कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं, और भी है, नमक और चीनी के कारण जीवों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, के कारण चीनी और नमक के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है या खाद्य पदार्थ में से पानी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तारक केंद्र पाया जाता है प्राणी कोष में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोट में या पुष्पित पौधों में। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो तारक केंद्र जो होते हैं वो प्राणी कोष में पाए जाते हैं, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं, थाइलेकॉइड के, फोटोग्लोबिन के, मैट्रिक्स के या हरित लवक आवरण के। तो इसमें आपको बताना है प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं वो थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से पौधों का रंग होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के, वसा संश्लेषण के या श्वसन के। तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प होगा। तो राइबोसोम जो केंद्र है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो इसमें आपको जो करेक्ट होगा, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि कोशिकाओं का आकार जो है वो निश्चित होता है, कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। कोशिका भित्ति, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, और पौधे जो भी भोजन संचित करते हैं वो सेल्यूलोज के रूप में संचित करते हैं। गॉल्जी का उत्पन्न हुए सूत्रकणिका से, जाइमोजन कणिका से, कोशिका भित्ति से, अंतर्द्रव्य रेटिकुलम से। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो गॉल्जी का जो होता है अंतर्द्रव्य रेटिकुलम से उत्पन्न हुए हैं।
अगला है लाइसोसोम का निर्माण होता है। गोल्गी काय से जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसमें होता है, तो ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है जो सेलुलोज का निर्माण करेगा, और गोल्गी काय जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियोलाई है? मूलरोम, सहचर कोशिकाएं, वहिनी कोशिकाएं या एधा कोशिकाएं? तो इसमें आपका जो करेक्ट होगा वहिनी कोशिकाएं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अंतर्द्रव्य जलिका और कोशिका कला, और कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे होगा, तो अंतर्द्रव्य जलिका और कोशिका कला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टॉन या क्लेडोफोरा? तो इसमें आपको क्लोरेला जो होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री हौज में भोजन और ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है पके हुए टमाटर का लाल रंग उसकी उपस्थिति के कारण होती है पर्णहरित, कैरोटीनॉइड या हार्मोन या विटामिन? इसमें जो होगा लाल रंग में जो टमाटर होते हैं उसमें जो लाल रंग उपस्थित होता है वो कैरोटीनॉइड के कारण उपस्थित होता है, और ये पूछा जा चुका ये प्रश्न है। अगला है 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, मेंडल, चार्ल्स डार्विन या स्लीडेन? तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने तथा कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब किया है? 1831 ईस्वी में। ठीक है, प्रकृति चयन का सिद्धांत हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की वजह से, और मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पशु, फंजाई, बैक्टीरिया या पौधे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पौधे। अगला प्रश्न है डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? मूंगफली, गेहूं, चना या आम? तो गेहूं में जो डंबेलाकार द्वार आकृति कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? जीव द्रव्य कुंचन, बहिपरासरण, अंतःपरासरण या विसरण? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा, जो स्फीत होती है वो अंतःपरासरण के कारण हो जाती है। तो अंतःपरासरण कोशिकाएं अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा फूलने जो लगती है उसी को हम लोग स्फीति कहेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अतिवर्धन का अर्थ है अति लोलुपात पूर्ण खानपान, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि या पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। तो कोशिकाओं की संख्या में असामान्य जब वृद्धि हो जाती है तो इसी को हम लोग अतिवर्धन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आकार में वृद्धि नहीं होती है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है जो विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है? नई दिल्ली में, जयपुर में, पटना में या हैदराबाद में? इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है, और इसमें जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो नई दिल्ली में है, और आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान NBRI लखनऊ में, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग या नाभिक? तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, जीवन की मूल इकाई कोशिका है। और इसकी खोज कौन किया है? तो इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया है। अगला है कोशिका सिद्धांत को भी पूछ सकते हैं, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया है। और मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत परासरण या परासरण? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सक्रिय परिवहन। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। और 53वां प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लीहा, त्वचा या ओवम? तो ओवम जो है वो सबसे बड़ी मानव कोशिका है। ठीक है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक संरचना होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन और राइबोसोम? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसी भी पशु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, हेमीसेल्यूलोज या लिग्निन? तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कवक की जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च दाब, कम तापमान, उच्च तापमान या इसमें निम्न
दाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सितारों का मतलब ये होता है कि स्टार फिश की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला है एक बहुकोशिकीय जीव है, एरिगस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या पैरामीशियम। तो एरिगस जो होता है, एगेरिकस जो होता है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक बहुकोशिकीय जीव है। किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या नाभिक। तो इसमें आपका जो करेक्ट विकल्प यहाँ पे हो जाएगा वो आपका डी है, नाभिक कोशिका। ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक जो होता है वो कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री के लिए आपका हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक, लयनकाय, जीन या गुणसूत्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा जीन। ठीक है, जो प्रोटीन डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है वो जीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नींबू का रस, दूध, सिरका या बेकिंग सोडा। तो जब मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जाता है तो वहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। क्यूटीन, सेफ्रेनिन, सुबेरिन या काइटिन। तो यहाँ पे सुबेरिन जो होता है वो एक प्रकार का रसायन है जो पानी को, गैसों और पानी को प्रवेश को रोकता है। किसमें जाने से? कोशिका में जाने से। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है? क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक या जीन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है? आरएनए प्रति, डीएनए और आरएनए प्रति या एमआरएनए। तो एमआरएनए जो है वो क्षार इवेंट का एक निर्माण होता है। एमआरएनए आपका यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। कणों की गतिक ऊर्जा डैश के में अधिकतम होती? प्लाज्मा में, ठोसों में, द्रवों में या गैसों में। तो जहाँ पे आपको प्लाज्मा मिल जाएगा वहाँ पे आप उसी पे टिक करेंगे, नहीं तो जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो गैसों में ज़्यादा होगी। अगला है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें आपको बताना है, तो पैरेंट काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, आप बी पे टिक करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन, केवल पेक्टिन से, मूरेन से या सेलुलोज और पेक्टिन से। तो जो पादप कोशिका होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका की भित्ति जो होती है वो सेलुलोज